क्वानचुन मंच की वार्षिक बैठक 25 मार्च को बीजिंग में होगी उद्घाटित। और एक चीन सिद्धांत का दृढ़तापूर्वक पालन करता है नेपाल, रामचंद्र पौडेल ने कहा। अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए। चीनी समाचार एजेंसी सिन्हुआ द्वारा संकलित नए युग में शासन वृत्त चित्र का पहला खंड हाल ही में सिन्हुआ प्रकाशन गृह द्वारा चीनी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया और इसका वितरण देश और विदेश दोनों में किया जा रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 18वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद से शी जिनपिंग द्वारा केंद्रित सीपीसी केंद्रीय समिति ने पार्टी और देश के हित में ऐतिहासिक उपलब्धियों और ऐतिहासिक परिवर्तनों को बढ़ावा दिया है। नए युग में शी जिनपिंग का नए युग के लिए चीनी विशेषताओं वाला समाजवाद संबंधी विचार उभरा है, जो चीनी शैली वाले आधुनिकीकरण के माध्यम से एक मजबूत देश के निर्माण और राष्ट्रीय पुनरुत्थान के महान कार्य को व्यापक तौर पर आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक कार्य मार्गदर्शिका प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में समाचार एजेंसी सिन्हुआ के पत्रकारों ने महासचिव शी जिनपिंग के गहन विचारों, व्यापक कार्य प्रणालियों, गहरी भावनाओं और देश के शासन में उनकी शानदार उपलब्धियों को दर्शाने वाली बड़ी संख्या में समाचार रिपोर्ट तैयार की। नए युग में शासन वृत्त चित्र के पहले खंड में समाचार एजेंसी सिन्हुआ के 26 लंबे फीचर लेख और महासचिव शी जिनपिंग की 41 समाचार तस्वीरें शामिल हैं। 24 फरवरी को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक वैश्विक शासन संगोष्ठी और नए युग में शासन वृत्त चित्र अंग्रेजी संस्करण के पहले खंड का विमोचन किया गया। उपस्थित अतिथियों ने नए युग में शासन के क्षेत्र में चीन के अन्वेषण और चिंतन की अत्यधिक प्रशंसा की और वैश्विक शासन के क्षेत्र में चीन के साथ साथ आदान प्रदान और सहयोग को और गहरा करने की इच्छा जताई है। उधर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 25 और 26 फरवरी को चीन की यात्रा पर हैं। उन्होंने 25 फरवरी की सुबह बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल हवाई अड्डे पहुंचकर जर्मन चांसलर बनने के बाद अपनी पहली चीन यात्रा शुरू की। फ्रेडरिक मर्ज चीनी नववर्ष के दौरान चीन आने वाले पहले विदेशी नेता बने। यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फ्रेडरिक मर्ज के साथ मुलाकात की। वहीं प्रधानमंत्री ली qiang ने उनसे बातचीत की और द्विपक्षीय संबंधों व समान दिलचस्पी वाले मुद्दों पर विचार विमर्श किया। चीन और जर्मनी सहयोग और समान जीत वाले चतुर्मुखी रणनीतिक साझेदार हैं। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान घनिष्ठ है और व्यावहारिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है। चीन और जर्मनी के बीच आपसी लाभ वाले सहयोग से दोनों देशों के लोगों को ठोस लाभ हासिल हुआ है। कूटनीतिक रिश्तों की स्थापना के बाद से पिछले 50 से अधिक सालों में चीन और जर्मनी के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है। जर्मनी हमेशा यूरोप में चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और विदेशी निवेश का स्रोत देश है। हाल के वर्षों में चीन और जर्मनी के बीच व्यापार 2 खरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा रहा और दो तरफा निवेश स्टॉक 65 अरब डॉलर से अधिक रहा, जो दोनों चीन और यूरोपीय संघ के कुल आर्थिक आकार का लगभग 1/4 हिस्सा है। उधर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 25 से 26 फरवरी तक चीन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। जर्मन आर्थिक विकास और विदेश व्यापार संघ के अध्यक्ष माइकल शुमान ने 24 फरवरी को चाइना मीडिया ग्रुप के हाई एंड इंटरव्यू कार्यक्रम के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि चांसलर की यह यात्रा लगातार सहयोग का संकेत होने के साथ साथ एक व्यावहारिक आर्थिक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। माइकल शुमान ने कहा कि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की इस यात्रा में प्रतिनिधिमंडल के साथ आया व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल के युग के बाद से सबसे बड़ा है। उन्होंने इसे एक बहुत ही सकारात्मक संकेत माना, जो दर्शाता है कि जर्मन अर्थव्यवस्था और जर्मन उद्योग चीन के साथ सहयोग के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। इस वर्ष अब तक 3 यूरोपीय नेता क्रमशः चीन का दौरा कर चुके हैं। शुमान का मानना है कि ये दौरे दर्शाते हैं कि चीन के साथ संवाद एक प्राथमिकता बनी हुई है। साथ ही ये भी दिखाते हैं कि तेजी से अस्थिर हो रही दुनिया में कई लोग यह महसूस करने लगे हैं कि चीन एक स्थिर आधार बना हुआ है। उधर चीनी राज्य परिषद की मंजूरी से 2026 क्वानचुन मंच की वार्षिक बैठक 25 मार्च से 29 मार्च तक चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित होगी। इस बार की वार्षिक बैठक को चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग, उद्योग व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राज्य परिषद के राज्य स्वामित्व वाली संपत्ति पर्यवेक्षण व प्रशासन आयोग, चीनी विज्ञान अकादमी, चीनी इंजीनियरिंग अकादमी, चीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी संघ और बीजिंग शहरी सरकार द्वारा
संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। चुंगक्वांशुन मंच चीन के वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिमय और सहयोग का राष्ट्र स्तरीय मंच है। साल 2007 में चुंगक्वांशुन मंच स्थापित हुआ, जिसका स्थायी विषय नवाचार और विकास है। यह मंच अत्याधुनिक तकनीक और भविष्य के उद्योग विकास के रुझान पर अंतर्राष्ट्रीय परामर्श को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करता है, जो वैश्विक नवाचार नियम और नवाचार शासन पर संयुक्त चर्चा करता है, वैश्विक नवीन विचार और विकास अवधारणाओं को साझा करता है और दुनिया भर में समृद्धि और विकास को बढ़ाने के लिए तकनीकी नवाचार को संयुक्त तौर पर बढ़ावा देता है। 2026 चुंगक्वांशुन मंच की वार्षिक बैठक का विषय तकनीकी नवाचार और औद्योगिक नवाचार का गहरा एकीकरण है, जिसमें 5 मुख्य भाग शामिल हैं। इस बार की वार्षिक बैठक में उद्घाटन समारोह और पूर्ण सत्र, शाखा मंच, प्रमुख उपलब्धियों का विमोचन सम्मेलन, चुंगक्वांशुन अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी व्यापार सम्मेलन और चुंगक्वांशुन अंतर्राष्ट्रीय अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता का फाइनल आदि गतिविधि आयोजित होगी। उधर चीन के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकार का 2026-27 का बजट 25 फरवरी की सुबह 11 बजे जारी किया गया। इस बजट का आवरण रंग बैंगनी है, जो तेजी से बदलते बाहरी वातावरण में हांगकांग की आंतरिक आर्थिक गति के निरंतर सुदृढ़ीकरण का प्रतीक है। हांगकांग के वित्त सचिव पॉल छान मोपो ने कहा कि मजबूत विदेशी व्यापार, निजी उपभोग में उछाल और अचल निवेश में तीव्र वृद्धि के कारण पिछले वर्ष हांगकांग की अर्थव्यवस्था में तेजी आई। वर्ष के लिए समग्र आर्थिक विकास दर 3.5% रही, जो लगातार तीसरे वर्ष की वृद्धि दर्शाती है। उनका अनुमान है कि इस साल हांगकांग की अर्थव्यवस्था में 2.5% से 3.5% की बढ़ोतरी होगी और कुल मुद्रास्फीति दर 1.8% रहेगी। पॉल छान ने कहा कि AI अनुप्रयोगों में हो रही तेज गति और नई प्रौद्योगिकी उद्योगों और उत्पादों के तेजी से उभरने को देखते हुए वे AI को औद्योगिक परिवर्तन और विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए रणनीतियां तैयार करने और अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए AI प्लस और औद्योगिक विकास रणनीति समिति की स्थापना और अध्यक्षता करेंगे। उधर नेपाल हमेशा से एक चीन सिद्धांत का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। कभी भी किसी ताकत को नेपाल की धरती का इस्तेमाल चीन विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं देगा और चीन के मूल हितों की रक्षा के प्रयासों की दृढ़ता से समर्थन करेगा। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 24 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में नेपाल में नवनियुक्त चीनी राजदूत चांग माओमिंग द्वारा प्रस्तुत परिचय पत्र ग्रहण करते समय यह बात कही। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हार्दिक शुभकामनाएं देने का अनुरोध किया और नेपाल में उनके नए पदभार ग्रहण करने पर स्वागत किया। पौडेल ने कहा कि नेपाल और चीन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से द्विपक्षीय रिश्तों को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे पड़ोसी देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सह अस्तित्व, समानता और पारस्परिक लाभ का एक आदर्श स्थापित हुआ है। उधर पाकिस्तानी सैन्य सूत्रों ने 24 फरवरी को चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ को बताया कि उसी रात पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर कई स्थानों पर पाक और अफगान सेनाओं के बीच गोलीबारी हुई और लड़ाई जारी है। बताया जाता है कि दोनों पक्षों ने गोलीबारी में भारी हथियारों का इस्तेमाल किया और अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इससे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर पुष्टि की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर स्थित दोलहम और तिलाह क्षेत्रों में गोलीबारी हुई है। प्रवक्ता ने कहा कि अफगानिस्तान ने उपर्युक्त क्षेत्रों में तोपखाने से गोलीबारी की और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं पंकज श्रीवास्तव आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। इन दिनों हम आपको सुना रहे हैं चीनी अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाज और इसी के तहत आज हम एक नई कड़ी के साथ आपके सामने आए हैं, जिसका शीर्षक है गीतों की शौकीन शिव जाति। फुचियन, चेचियांग, क्वांगतुंग
च्याङशी और आन्वी प्रांतों की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में एक प्राचीन जाति श जाति बसी हुई है। इनमें से 97% लोग फुचियन और चेचियांग दो प्रांतों में बसे हुए हैं। क्योंकि श और हान दोनों जातियों के लोग लंबे अरसे से साथ साथ रहते आए हैं, इसलिए श जाति का आर्थिक विकास मोटे तौर पर हान जाति के समान हुआ। संस्कृति और रीति रिवाजों के संदर्भ में भी हान जाति से बहुत समानता है। श जाति की अपनी मौखिक भाषा तो है, पर लिखित भाषा नहीं है। उनकी लिखित भाषा तो हान जाति की भाषा ही है। श जाति का पहाड़ी गीत श जाति के सांस्कृतिक भंडार में एक चमकदार रत्न है। पीढ़ियों से चला आ रहा मौखिक साहित्य भी बहुत ही विकसित है। श जाति की वेशभूषा और दस्तकारी की अपनी जातीय छटा भी निराली है। पुराने जमाने में विभिन्न राजवंशों के शासकों द्वारा अल्पसंख्यक जातियों पर किए गए भेदभाव और उत्पीड़न की वजह से श जाति के लोगों को मजबूरी में पहाड़ों में बसना पड़ा। आमतौर पर एक गांव में सिर्फ 20-25 परिवार बसे हुए हैं। श जाति के गांव के आसपास हान जाति के गांव हैं और कुछ गांव तो ऐसे हैं जिनमें श और हान दोनों जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। मुक्ति के बाद सरकार की मदद से श जाति के कुछ एक गांव ऊंचे पहाड़ों से नीचे लाकर बसाए गए, पर अभी भी श जाति के अधिकतर गांव पहाड़ों पर ही स्थित हैं। अपनी प्राचीन जातीय परंपरा और रीति रिवाजों को उन्होंने बरकरार रखा है। श जाति के गांव में प्रायः पुरखों का मंदिर होता है। एक ही कुल नाम के लोगों और एक ही पूर्वज की संतानों के पुरखों का अपना अलग एक मंदिर होता है। मंदिर का एक मुखिया होता है जो अपनी जाति के अंदरूनी झगड़ों को सुलझाता और सार्वजनिक मामलात और यज्ञ से संबंधित कार्यक्रमों को भी संभालता है। श जाति की हर एक शाखा की अपनी एक वंशगत लाठी होती है। इस लाठी पर ड्रैगन के सिर की नक्काशी की जाती है। ड्रैगन श जाति के टोटम का एक मुख्य प्रतीक है। इस टोटम का संबंध श जाति में व्यापक रूप से प्रचलित फानहू की किंवदंती से है। प्राचीन काल के काओशियन सम्राट के जमाने में छेनरुंग जाति के लोगों ने उनके राज्य पर हमला किया। काओशियन सम्राट ने मुनादी करवाई कि जो कोई छेनरुंग के सरदार का सिर काट कर लाएगा उससे तीसरी राजकुमारी की शादी होगी। आश्चर्यजनक बात यह है कि इसको किसी युवक ने नहीं बल्कि फानहू ने पूरा किया। वो विचित्र आकृति का 6 मीटर लंबा एक ड्रैगन था। फानहू साहस के साथ दुश्मन का मुकाबला करने गया। जब छेनरुंग का सरदार नशे में आया तो इस मौके का फायदा उठाकर फानहू ने अपने मुंह से उसका सिर काटकर अलग कर डाला और उसे अपने मुंह में दबाए काओशियन सम्राट के समक्ष ले आया। पर फानहू को ड्रैगन के रूप में देखकर तीसरी राजकुमारी शादी के लिए तैयार नहीं हुई। अनायास ड्रैगन मनुष्य की भाषा में बोला, अगर आप मुझे सोने के घड़े में 7 दिन 7 रात तक बंद रखें तो मैं मनुष्य बन जाऊंगा। पर छठे ही दिन इस डर से कि कहीं भूख से फानहू की मृत्यु न हो जाए, काओशियन सम्राट ने उसे भोजन देने के लिए सोने के घड़े को खोल दिया। छठे दिन तक फानहू का धड़ ही मनुष्य की तरह हुआ था। अभी सिर ड्रैगन का ही था, पर इसके बाद वो वैसा ही रह गया। अब आप सुन रहे हैं स्वामी चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों के तहत गीतों की शौकीन श जाति। शादी के बाद फानहू राजकुमारी के साथ पहाड़ पर बसने के लिए चला गया। वहां राजकुमारी ने 3 बेटों और एक बेटी को जन्म दिया। बड़े बेटे का नाम फान, दूसरे बेटे का नाम लान और तीसरे बेटे का नाम लेई था। बेटी की शादी चुंग नाम के लड़के से हुई। यही श जाति के पूर्वज फानहू से संबंधित किंवदंती और उसके फान, लान, लेई और चुंग 4 बड़े कुल नामों का इतिहास है। इससे यह जाहिर होता है कि श जाति के आदिम समाज में टोटम पर विश्वास किया जाता था। आज भी वे फानहू से संबंधित इस किंवदंती को चित्र में रचित करते हैं। वे उसे अपने पूर्वज का चित्र मानते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। हर वर्ष चीनी चंद्र पंचांग के अनुसार पहले महीने की 8वीं तारीख को श जाति के लोग टोटम की पूजा करते हैं। इस दिन एक ही पूर्वज और एक ही कुलनाम की संतानें अपने अपने गांव में स्थित पूर्वजों के मंदिर में जाकर फानहू का दर्शन और उसकी पूजा करते हैं। पूजा की रस्म एक बुजुर्ग व्यक्ति संभालता है। वो पूजा गीत गाता है और श जाति के इतिहास और अपने पूर्वज फानहू की किंवदंती के बारे में बताता है। पूजा की समाप्ति के बाद लोग प्रसाद तैयार करने वाले के घर जाते और प्रसाद लेकर खाते हैं। बाहर से आए अपने कुलनाम के अतिथियों का तरह तरह के व्यंजनों और शराब से स्वागत सत्कार किया जाता है। महिलाएं और युवतियां इन मेहमानों को पीने के लिए शराब और चावल खिलाती हैं। खाते समय लोग हंसते बोलते और खुशियां मनाते हैं। हर 3 साल में एक बार बड़ी पूजा होती है। उस दिन नव वर्ष की तरह चहल पहल हो जाती है। रंग बिरंगे झंडे फहराते हैं और ढोल नगाड़ों की गगनभेदी आवाज गूंज उठती है। श जाति के लोग नव वर्ष का त्योहार बड़े उत्साह
और पूरी तैयारी से मनाते हैं। चीनी चंद्र पंचांग के अनुसार 10वें महीने से ही हर परिवार चिपचिपे चावल से शराब बनाने लगता है, जिसे लोग नववर्ष की शराब कहते हैं। नववर्ष जब नजदीक आता है तो पहाड़ी क्षेत्र के परिवार कठोर लकड़ियों की टहनियों को जलाकर उसकी राख तैयार करते हैं, फिर पानी में राख को निथारते हैं। बाद में चिपचिपे चावल में इस पानी को मिलाकर नववर्ष को नियनकाओ यानी एक तरह का केक बनाते हैं। इसके साथ साथ अनेक प्रकार के दूसरे व्यंजन भी तैयार करते हैं और नववर्ष के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। नववर्ष की पूर्व बेला में श्य जाति के लोग पूरी रात जागते हैं। घर घर की भट्टी में जो मोटी और सूखी लकड़ी जलाई जाती है उसे लोग अगले दिन तक जलाए रखते हैं। वे इसे पूर्ववर्ती वर्ष की आग कहते हैं। रात के 12 बजे से पहले लोग एक दूसरे के घरों में जाकर बधाइयां देते हैं। यदि कोई परिवार संकट में हो या किसी परिवार में कोई बीमार हो तो आस पड़ोस के परिवार उन परिवारों को तैयार व्यंजन का उपहार देते हैं ताकि हर कोई खुश होकर नव वर्ष का स्वागत करें। रात को 12 बजे पुराने वर्ष की समाप्ति और नव वर्ष के आगमन के समय लोग दीप और धूप बत्तियां जलाकर और पटाखे छोड़कर खुशी से नव वर्ष के आगमन का स्वागत करते हैं। इसके बाद पूरे परिवार के लोग इकट्ठे होकर नव वर्ष का खाना खाते हैं। कुछ जगहों पर लोग नव वर्ष के खाने का एक भाग बचाकर अनाज के भंडार में रख देते हैं और फिर नव वर्ष के पहले महीने की 15वीं तारीख को यानी दीपोत्सव के शुभ अवसर पर इसे बाहर निकाल कर खाते हैं। ये समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नव वर्ष के दौरान नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाए जाते हैं, लेकिन नव वर्ष के पहले दिन अनेक जगहों पर श्य जाति के परिवार शकरकंद की सतरों के साथ चावल बनाते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि नव वर्ष के त्योहार में भी बचत मत भूलें। इसके अलावा एक ऐसी दिलचस्प प्रथा भी प्रचलित है कि नव वर्ष के मौके पर महिलाएं कोई काम नहीं करती। उन दिनों में पुरुष घास फूस से जूते बनाते और घरेलू काम भी करते हैं। इससे महिलाओं के प्रति आदर और उनकी वर्ष भर मेहनत से काम करने का धन्यवाद प्रकट किया जाता है। श्य जाति के परिवार का केंद्र पुरुष है और वही पूरे घर का मालिक होता है। फिर भी श्य जाति की महिलाओं का उचित सम्मान किया जाता है और समाज और पुरुष महिलाओं के हितों पर बहुत ध्यान देते हैं। नव वर्ष के अवसर पर सबसे अधिक खुश बच्चे नजर आते हैं। पाँव फटते ही वे अपने अपने घर से निकलते हैं और बांसवाड़ी में बांस को हिलाने जाते हैं। कहा जाता है कि जो बच्चे नव वर्ष के पहले दिन बांस को हिलाते हैं वे पूरे साल बांस के अंकुरों की ही तरह बहुत तेजी से बढ़ते हैं। बांस को हिलाने के बाद वे साथ साथ खेलने चले जाते हैं। इस दिन किसी बच्चे को चाहे बहुत शैतान बच्चा भी क्यों ना हो, उसके माँ बाप उसे खेलने से मना नहीं करते। नव वर्ष के दौरान सबसे चहल पहल का कार्यक्रम प्रतिगान है। इस अवसर पर गांव में किसी भी घर में मेहमान आता है तो इससे पूरा गांव आनंदित हो उठता है। यदि मेहमान महिला हो तो गांव के पुरुष उसके साथ प्रतिगान करने आते हैं और यदि मेहमान पुरुष हो तो गांव की महिलाएं उसके साथ प्रतिगान करती हैं। श्य जाति में गायन बहुत लोकप्रिय है। यद्यपि उसका अपना कोई साहित्य नहीं है, उसकी अपनी मौखिक भाषा है। 2000 से अधिक वर्षों के लंबे इतिहास में श्य जाति के लोगों ने अपनी जातीय भाषा में लाखों ऐसे पहाड़ी गीत रचे और गाए हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से प्रचलित हैं। खासकर श्य जाति के इतिहास की किंवदंतियों से संबंधित गीत और प्रेम गीत तो सभी को याद हैं। श्य जाति के लोग न सिर्फ उत्सव पर्व और खुशियों के अवसर पर गीत गाते हैं बल्कि रोजमर्रा के जीवन में और पहाड़ पर काम करते समय भी गीत में ही बातचीत और गीतों में ही सवाल जवाब करते हैं। कुछ जगहों पर तो हर साल निश्चित समय पर बड़े पैमाने पर महफिल का आयोजन भी होता है। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों के तहत गीतों की शौकीन श्य जाति। नव वर्ष के अवसर पर गांव में प्रतिगान धूमधाम से आयोजित किया जाता है। मेजबान और मेहमान सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक गाने गाते हैं। अगर कभी निपुण गायक इकट्ठे हो गए तो पूरी रात गाने पर भी हार जीत का फैसला नहीं हो पाता। यदि पुरुषों और महिलाओं दोनों पक्षों की तीव्र इच्छा हो तो लगातार 2 या 3 रातों तक ये कार्यक्रम चलता है। गीत गाने के पश्चात मेजबान मेहमान को एक छोटा लाल पैकेट देते हैं जिसमें पैसे होते हैं। इसका अर्थ यह है कि गाने में मेहमान को कष्ट दिया गया और थकाया गया है, इसलिए कुछ पैसे दिए गए हैं। इन पैसों से मेहमान अपने लिए कुछ पौष्टिक चीजें खरीद सकते हैं। लाल पैकेट में रखी जाने वाली राशि मेहमान के गाए गीतों के स्तर के अनुसार निश्चित की जाती है। इस कार्यक्रम में कुछ पाबंदियां भी होती हैं। उदाहरण के लिए गर्भवती या गोद में बच्चा लिए महिलाएं प्रतिगान में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। पहाड़ी प्रतिमान युवा लोगों के बीच आपस में प्रेम प्रकट करने का एक तरीका भी है। काम करते समय अगर युवती गीतों के माध्यम से किसी युवक से परिचित हो गई तो वो उत्सव पर्व के दौरान एक सुंदर रंगीन पट्टी उस युवक को उपहार के रूप में देती है जो वो स्वयं चटकीले
रेशमी धागों से बुनकर तैयार करती है। पहले युवक और युवती अपने अपने माँ बाप की सहमति लेते हैं, फिर घटक के माध्यम से सगाई करते हैं। सिद्धांततः एक ही कुलनाम के लोगों के बीच शादी नहीं हो सकती, पर श जाति में कुलनाम ज्यादा न होने की वजह से और इधर उधर लोगों के पृथक रूप से बसने के कारण एक ही कुलनाम के अलग अलग परिवार अथवा 5 पीढ़ियों के बाद शादी करना एक बड़ी साधारण बात बन गई है। बेटी की शादी का दहेज बहुत ही सरल होता है। दहेज में आमतौर पर अलमारी और सूटकेस के अलावा कुदाल, हल, तार वृक्ष के छिलके से बने बरसाती, हंसिया और बांस से बने टोप आदि शामिल हैं। इससे यह जाहिर होता है कि श जाति की महिलाएं परिश्रमी हैं। शादी की रस्म भी सरल है। शादी के कुछ दिनों पहले दूल्हा अपने उपहार दुल्हन के घर पहुंचाता है। शादी के दिन दूल्हा एक ऐसे गायक के साथ दुल्हन के घर जाता है जो गीत गाने और पाक कला में निपुण होता है। दुल्हन के माँ बाप खुद ही दूल्हे का स्वागत करना और खाना खिलाते हैं, पर खाते समय मेज पर पहले कुछ भी नहीं रखा जाता है। दूल्हे द्वारा गीत गाने के बाद खाना निकाला जाता है। मान लीजिए अगर चॉपस्टिक चाहिए तो दूल्हा चॉपस्टिक गीत गाता है और शराब के लिए शराब गीत गाता है। गाते समय दूल्हे के साथ रसोइया भी गाता है। एक के बाद एक सभी चीजें गीत के साथ साथ निकाली जाती हैं। खाना खाने के बाद दूल्हे को मेज पर रखी हुई सभी चीजों को हटाने के लिए भी गीत गाना पड़ता है। रसोइया भी गीत गाते हुए मेज से चीजों को हटाता है। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे का अभिवादन और पूर्वजों की पूजा करते हैं। फिर दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर पैदल अपने घर लौटता है। रास्ते में दूल्हा आगे और दुल्हन उसके पीछे चलती है। दोनों के हाथों में छतरियां होती हैं। पूरे रास्ते भर दूल्हा और दुल्हन गीत गाते हुए चलते हैं। दूल्हे के घर पहुंचने पर दोनों पहले घर के बुजुर्गों से मिलते हैं, फिर मंदिर में पूजा करते हैं। अंत में दूल्हे के घर में शादी की अंतिम रस्म पूरी की जाती है। मेजबान पहले मेहमानों को दावत देते हैं और दावत के बाद गीत समारोह का आयोजन करते हैं। सभी उम्र के स्त्री भाई एक ही कमरे में इकट्ठे होकर गीत गाते हैं। वे कभी युगल और कभी एकल गीत सुनाते हैं। इस मौज मस्ती के वातावरण में वे खूब गाते और खूब खुशियां मनाते हैं। शादी के 2-3 दिनों के बाद नव दंपत्ति खेत में काम करने जाते हैं और 1 महीने के बाद दुल्हन अपने पति के साथ मायके जाती है। तो श्रोता मित्रों, ये था गीतों की शौकीन श जाति। अगली बार हम फिर एक नई कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं प्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि जब निधियों की अदला बदली हो जाती है तो वानर एकदम से गायब हो जाता है। दोनों छोटे पिशाच उस निधि को एक बार प्रयोग करके या इस्तेमाल करके देखना चाहते हैं। जैसे ही वे उसका इस्तेमाल करने के लिए उसे ऊपर उछालते हैं, वह धड़ाम से नीचे आ गिरता है। 2-3 बार ऐसा करने पर भी जब उसमें आसमान नहीं समाता तो उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्हें मूर्ख बनाया गया है और ये नदी कुछ भी नहीं है, सब कुछ झूठ था और उनको ठगा गया है। उसके बाद वे पूरी बात आकर वरिष्ठ दानवराज और छोटे दानवराज को बताते हैं, जिसे सुनकर वे दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बड़े दानवराज को पता भी लग जाता है कि वह अमृत कोई और नहीं बल्कि वानर ही था। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। बड़े दानवराज ने पूछा, तुम उसे कैसे पकड़ोगे? छोटे दानवराज ने जवाब दिया, हमारे पास 5 निधियां थी, उनमें से 2 के खो जाने पर अभी भी हमारे पास तो 3 निधियां बची हैं। हम उन्हीं की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे और उसे पकड़ लेने में जरूर सफल हो जाएंगे। बड़े दानवराज ने पूछा, कौन कौन सी 3 निधियों की बात कर रहे हो? छोटे दानवराज ने बताया, सप्त नक्षत्र खंग और कन्या व्यजन, जिन्हें मैं हमेशा अपने साथ ही रखता हूँ। और तीसरी निधि है समर्दित ड्रैगन पर्वत की समर्दित ड्रैगन गुफा में हमारी वृद्धा माता के निवास स्थान में रखी दीप्यमान स्वर्ण रज्जू। हमने थान भिक्षु का मांस खाने के लिए माता जी को आमंत्रित करने और नवदीक्षित सुन को बंदी बनाने के लिए उस स्वर्ण रज्जू को अपने साथ ले आने का अनुरोध करने के लिए 2 छोटे पिशाचों को वहाँ भिजवा देना चाहिए। बड़े दानवराज ने पूछा, किन पिशाचों को भेजा जाए? छोटे दानवराज ने कहा, इन जैसे फालतू लोगों को मत भिजवा दीजिएगा। फिर उसने चतुर्भूत और दक्ष पशु को डांटते हुए खड़े हो जाने का आदेश दिया। वे दोनों कहने लगे, हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें ना तो मारा पीटा गया, ना ही गालियां सुननी पड़ी, हमें आजाद कर दिया गया है। छोटे दानवराज ने आज्ञा दी, मेरे नियमित परिचारक पर्वत प्रयागराज महासागर ड्रैगन को बुलाओ। वे दोनों परिचारक आकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए। छोटे दानवराज ने उन्हें सावधान किया, तुम दोनों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। हम बहुत सतर्क रहेंगे और सावधान भी। दोनों ने वचन दिया, हम सावधान रहेंगे। दानवराज ने पूछा, क्या
तुम्हें हमारी माताजी के घर का रास्ता मालूम है? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, हमें पता है। तब तुम जल्दी से जल्दी वहाँ चले जाओ। हमारी वृद्धा माता के सामने पहुँचकर पहले सम्मान के साथ झुककर उन्हें प्रणाम करना और फिर खान भिक्षु का मांस खाने के लिए उन्हें यहाँ पधारने का आमंत्रण देना। उनसे निवेदन करना कि नवदीक्षित सुन को बंदी बनाने के लिए वे अपने साथ निधिप्यमान रज्जू भी जरूर ले आए। दोनों पिशाच आज्ञा पाते ही तेज गति से चल पड़े। उन्हें मालूम नहीं था कि वानर ने यह पूरी बातचीत शब्दशः सुन ली थी। उसने अपने पंख फैला दिए और उड़ते हुए पर्वत व्याघ्र के पास जाकर वह उसके शरीर पर बैठ गया। उसने एक कोस पार हो जाने के बाद उन दोनों का वध करने का विचार किया, लेकिन तभी सोचा, इनका वध करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे ये तो पता ही नहीं कि वह बुढ़िया उस देदीप्यमान स्वर्ण रज्जू को कहाँ लिए रहती है। इनको मार डालने से पहले इनसे कुछ सवाल पूछ लेना अच्छा रहेगा। वाह रे भव्य वानर! वह भन भन करता हुआ उन दोनों पिशाचों से दूर उड़ गया और उनको अपने से 100 कदम दूर चलते रहने दिया। फिर उसने अपने शरीर को झटकार कर खुद को एक अन्य पिशाच में बदल डाला, जिसने सिर पर लोमड़ी की खाल की टोपी और शरीर पर व्याघ्र चर्म का उल्टा घाघरा पहन रखा था। वह तेजी से उनके पीछे दौड़ गया और बोला, पथिको, जरा रुक जाओ। महासागर ड्रैगन ने पीछे मुड़कर पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? वानर ने जवाब दिया, मेरे प्यारे भाई, क्या आप अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं पहचानते? दानव बोला, तुम हमारे परिवार के तो हो ही नहीं। वानर ने कहा, क्या कहते हैं आप? एक बार फिर ध्यान से देखिए और तब बताइए कि आपने मुझे पहचाना कि नहीं। वे बोले, तुम तो हमारे लिए अजनबी हो, तुमसे हमारी भेंट कभी नहीं हुई। वानर ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, आप मुझसे पहले कभी नहीं मिले। मैं बाहर के कर्मचारियों में से एक हूँ। छोटे पिशाच बोले, ठीक श्रीमान, तब तो हमारा मिलना कभी हुआ ही नहीं होगा। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? वानर ने कहा, सम्राट ने मुझे बताया कि उन्होंने आप दोनों को वृद्धा राजमाता को थांग महाभिक्षु का मांस खाने के लिए निमंत्रित करने भिजवाया है। आप उनसे देदीप्यमान स्वर्ण रज्जू भी साथ ही ले आने का निवेदन भी करने वाले थे, ताकि नवदीक्षित सुन को बंदी बनाया जा सके। लेकिन सम्राट को चिंता है कि आप दोनों फालतू समय बर्बाद कर राजमाता के साथ दुर्विनीत व्यवहार कर गड़बड़ न कर दें, इसलिए उन्होंने मुझको भी भिजवा दिया है, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी ले जाऊं। यह देखकर कि उसे सारी बातें विस्तार से मालूम थी, उन दोनों पिशाचों को उस पर कोई शक नहीं हुआ। उन्हें विश्वास हो गया कि वानर भी उन्हीं के दल का था। करीब 3 कोस तक वे तीनों तेजी से चलते गए। फिर वानर बोल उठा, भाई, आप दोनों तो बहुत तेज चल रहे हैं। अब तक हम कितनी दूर निकल आए होंगे? पिशाचों ने कहा, लगभग 5 कोस। अभी और कितना चलना बाकी है? महासागर ड्रैगन ने इशारा करते हुए जवाब दिया, बस वहीं, उस कृष्ण वन तक। वानर ने नजर उठाकर देखा कि एक विस्तृत वन प्रदेश की कालिमा पास ही फैली हुई थी। उसने सोचा कि वह वृद्धा पिशाचनी जरूर ही कहीं आसपास ही रहती होगी, इसलिए उसने पिशाचों को आगे बढ़ जाने दिया और फिर अपना लोहदंड निकालकर उन पर दे मारा। दुर्भाग्य से उसका वार इतना तेज हो गया कि उन दोनों पिशाचों का तो कुचुम्बर ही निकल गया। वानर ने खुद को रास्ते के किनारे उगी घास में गहरा छिपा लिया। फिर उसने एक रोम उखाड़कर उस पर फूंक मारी और बदलो कहकर उस रोम को पर्वत व्याघ्र में बदल डाला। खुद उसने महासागर ड्रैगन का रूप धारण कर लिया। अब ये तीनों नकली पिशाच समर्दित दैत्य गुफा में वृद्धा को निमंत्रण देने चल पड़े। उसके वे दोनों रूप 4-5 उछालों में ही उस वन में पहुंच गए। खोजने से एक जगह में एक प्रस्तर दरवाजा आधा खुला दिखाई दे गया। अंदर घुसने की हिम्मत न कर पाने की वजह से वानर ने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो। उसकी आवाज से दरवाजे पर नियुक्त एक पिशाचनी ने चौंक कर एक किवाड़ पूरा खोल डाला और पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो? वानर ने जवाब दिया, हमें समतल शीर्ष पर्वत की कमल पुष्प गुफा से वृद्धा राजमाता के लिए एक निमंत्रण लेकर भिजवाया गया है। पिशाचनी उन दोनों को गुफा के अंदर ले गई। अंदर के दरवाजों पर पहुंचकर जब वानर ने उनके पार नजर गड़ाई तो उसे गुफा के बीचों बीच एक वृद्धा बैठी दिखाई दी। उसे देख वानर सीधा अंदर नहीं घुसा। अपना मुंह हाथों से ढककर वह भीतरी दरवाजे के बाहर ही खड़ा खड़ा सिसकियां भरने लगा। जानते हैं वह क्यों रो रहा था? क्या भयभीत हो जाने की वजह से? लेकिन अगर वह डर गया होता तो तब भी उसे रोने से तो कोई फायदा नहीं होता। और एक बात है कि उसने चालबाजी से 2 निधियां हथिया ली थी और 2 पिशाचों का खात्मा तो कर ही दिया था, तो फिर वह रो क्यों रहा था? नम भट्टियों में गिराए जाकर लगातार 8-9 दिन तक तेल में भूनने जाते समय भी उसकी आंखों से आंसुओं की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। वह तो अब धर्म ग्रंथों की खोज में निकले थांग भिक्षु के कष्टों को याद आ जाने से परेशान होकर इस तरह सिसकियां लेने लग गया था। वह सोच रहा था, मैंने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर खुद को एक छोटे पिशाच में बदल लिया है और इस पिशाचनी को निमंत्रित करने यहाँ चला आया हूँ। उससे बात करते समय उसके सामने मेरा सीधा खड़ा रहना उचित नहीं होगा। मुझे उसको दंडवत प्रणाम करना ही होगा। मेरा जीवन कितना बदकिस्मत है। अभी तक मैंने केवल 3 लोगों को दंडवत प्रणाम किया है, पश्चिमी स्वर के बुद्ध को, दक्षिणी महासागर की बोधिसत्व क्वानिन और अपने गुरुदेव को। दोस्तों
दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इसलिए आते हैं क्योंकि वह मन में सोचता है, आज तक मैंने केवल 3 लोगों को दंडवत प्रणाम किया है, पश्चिमी स्वर्ग के बुद्ध को, दक्षिणी महासागर की बोधिसत्व क्वानन को और अपने गुरुदेव को। उसके बाद उसको सामने बैठी पिशाचिनी के आगे भी सिर झुकाने में हो रही होती है परेशानी। इसी वजह से वह बहुत परेशान हो जाता है और अपनी आंखों से आंसुओं को बहते हुए रोक नहीं पाता। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। वानर मन ही मन सोचता है, जब गुरुदेव ने द्विसीम पर्वत से मेरा उद्धार किया था, उस समय मैंने उनको 4 बार दंडवत प्रणाम किया था, लेकिन जरा से धर्म ग्रंथों की खातिर मेरा इस पिशाचिनी के सामने अपना मस्तक धरती पर ठोकना सही होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा भांडा ही फूट जाएगा। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि इस समय मेरे गुरुदेव मुसीबत में पड़े हुए हैं, इसलिए मुझे ऐसा अपमानजनक व्यवहार करना ही पड़ेगा। बाकी कोई उपाय न रहने से वह जल्दी ही अंदर चला गया और घुटनों के बल बैठकर वृद्धा को प्रणाम करने लग गया। पिशाचिनी बोली, "वत्स, उठो।" वानर यह देखकर खुश हुआ कि उसके प्रणाम का योग्य प्रभाव पड़ा है। वृद्धा ने पूछा, "तुम कहाँ से आए हो?" "मुझे समतल शीर्ष पर्वत की कमल पुष्प गुफा के दोनों शासकों की आज्ञा से आपको थांग भिक्षु का मांस खाने के लिए शामिल होने का निमंत्रण देकर यहाँ भेजा गया है। उन्होंने आपसे दीप्यमान स्वर्ण रज्जु अपने साथ ले जाने का निवेदन भी किया है, जिससे नवदीक्षित सुन को बंदी बनाया जा सके।" पिशाचिनी यह सुनकर बहुत खुश हुई। अपनी पालकी लाए जाने का आदेश देते हुए उसने कहा, "मेरे दोनों बालक कितने आज्ञाकारी हैं।" वानर सोच रहा था, हे भगवान, तो क्या इस पिशाचिनी को पालकी में ले जाया जाएगा? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। 2 छोटी पिशाचनियां बेंत की बनी पालकी पीछे से ले आईं। उन्होंने वह पालकी बाहर रखकर उस पर गिरा हरे गांठ का पर्दा ऊपर उठा दिया। गुफा से निकलकर वृद्धा पिशाचिनी पालकी में आ बैठी। कुछ तरुणी पिशाचनियां उसके पीछे पीछे श्रृंगारदान, दर्पण, तौलिए, इत्रदान आदि लिए चलने को हाजिर हो गईं। "तुम सब यहाँ क्यों जमा हो गई हो? मैं अपने बेटों से मिलने जा रही हूँ। वहाँ मेरी सेवा शुश्रूषा करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। वहाँ इनकी कोई कमी नहीं होगी। मुझे तुम सबकी कोई जरूरत नहीं है। जाओ, अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लो और यहाँ की ठीक से देखभाल करते रहो।" 2 पालकी ढोने वालों के अलावा सभी पिशाचनियां गुफा के अंदर चली गई। फिर वृद्धा ने पूछा, "तुम दोनों दूतों के नाम क्या हैं?" वानर ने तुरंत जवाब दिया, "उसे पर्वत व्याघ्र कहा जाता है और मैं महासागर ड्रैगन हूँ।" वृद्धा ने आदेश दिया, "तुम दोनों आगे चलकर मेरा रास्ता साफ करके चलो।" वानर सोचने लगा, मेरा भी कैसा दुर्भाग्य है, अभी तक धर्म ग्रंथों का तो कहीं अता पता भी नहीं है और ऊपर से मुझे उसका दास बनना पड़ रहा है। आदेश ना मानने का तो कोई मौका था ही नहीं, इसलिए पालकी उठाओ कहकर वह आगे आगे चलने लग गया। लगभग 2 कोस चलने के बाद वह एक उत्प्रपात के किनारे जा बैठा। जब पालकी वाले उसके पास आ पहुंचे, उसने सुझाया, "थोड़ी देर आराम क्यों न कर लिया जाए? भार से तुम्हारे कंधे भी तो दुखने लग गए होंगे।" उसकी चाल को न समझकर पिशाचों ने पालकी नीचे उतार दी। पालकी के पीछे खड़े होकर वानर ने अपनी छाती से एक बाल उखाड़ा और उसे तिल की मीठी रोटी में बदलकर खाना शुरू कर दिया। पालकी ढोने वालों ने पूछा, "आप क्या खा रही हैं?" वानर ने जवाब दिया, "ये बता पाना जरा मुश्किल है। हम लोग बड़ी दूर से यात्रा कर राजमाता को निमंत्रित करने आए हैं, लेकिन हमें कोई भोजन सामग्री नहीं दी गई थी। मुझे बहुत भूख लग गई है। अपने साथ लाया यह सूखा खाना खा लूं, फिर हम यात्रा दोबारा से शुरू कर देंगे।" पालकी वालों ने आग्रह किया, "इसमें से थोड़ा सा भाग हमें भी दे दीजिए।" वानर बोला, "आइए, मेरे पास आ जाइए। एक परिवार के लोगों को आपस में इतनी ज्यादा औपचारिकता बरतने की कोई जरूरत नहीं है।" भविष्य से अनजान वे दोनों पालकी वाले सूखे भोजन में हिस्सा बांटने वानर को घेर कर खड़े हो गए। वानर ने अपना लोहदंड बाहर निकाल लिया। जिस पिशाच पर उसने पहले वार किया, वह तो वार बचाने की कोशिश में मांस पिंड बनकर रह गया। दूसरे को लोहदंड केवल छू ही पाया था। वह जिंदा बचा जोर जोर से चिल्लाने लग गया। सुनकर वृद्धा पिशाचनी पालकी से सिर बाहर निकालकर आसपास देखने लग गई। वानर पालकी के आगे कूद आया और उसके सिर पर अपना लोहदंड दे मारा। उसकी खोपड़ी फट गई और उसका भेजा बाहर निकल आया और खून बह निकला। उसे पालकी से बाहर खींचकर वानर ने ध्यान से देखा तो पता चला कि असल में वो 9 पूंछ वाली एक लोमड़ी थी। वानर ने कहा, "नीच पशु, तू खुद को साम्राज्ञी कहलवाती थी। अगर तू साम्राज्ञी हो तो तुझे मुझको सर्वोच्च पूर्वज स्वामी कहना चाहिए।" भव्य वानर राज ने दीप्यमान स्वर्ण रज्जु खोज निकाली और उसे बाहों में रखते हुए वह मन ही मन व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसता हुआ कहने लगा, "इन अधम दानवों के पास जादुई शक्तियां भले ही रही हो, लेकिन उनमें से 3 पर तो अब मेरा अधिकार हो गया है।" फिर उसने 2 और रोम उखाड़कर उन्हें पर्वत व्याघ्र और महासागर ड्रैगन में बदल दिया और 2 बाकी रोमों को पालकी ढोने वाले पिशाचों की अनुकृति बना दिया। उसके बाद खुद को वृद्धा पिशाचनी बनाकर पालकी में बैठ वह जिस रास्ते से आया था उसी पर वापस चल पड़ा। जल्दी ही वे कमल पुष्प गुफा के दरवाजे पर आ पहुंचे और पालकी ढोने वाले बने हुए उन दोनों वानर केशों ने दरवाजा खोले जाने के लिए हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। दरवाजे पर नियुक्त छोटे पिशाच ने जानना चाहा कि क्या पर्वत व्याघ्र और महासागर ड्रैगन लौट आए हैं। बालों ने जवाब दिया, "हाँ।" "क्या आप राजमाता को यहाँ पधारने के लिए मना पाए हैं?"
पालकी के अंदर की ओर से इशारा करते हुए केशव ने जवाब दिया, क्या तुम्हें वे पालकी में बैठी दिखाई नहीं दे रही? छोटा पिशाच बोला, कृपया एक पल इंतजार करें, मैं सूचना देने जा रहा हूँ। उसने अंदर जाकर सूचना दी, सम्राट, राजमाता पधारी है। दोनों दानव राजों ने राजमाता के स्वागत में मेज पर अगरबत्तियां सजाए जाने का आदेश दिया। यह सब सुन कर वानर मन ही मन बहुत खुश हुआ। वह सोच रहा था, यह भी कैसा सौभाग्य है मेरा, इस बार वैभव प्रदर्शन करने की मेरी बारी है। उस पिशाचिनी को निमंत्रित करने में मुझे उसके सामने दंडवत प्रणाम करने पड़े थे। अब पिशाचिनी का रूप धरकर मैं दानवों की माँ बन गया हूँ। अब इन दोनों दानव राजों को मेरे सामने 4 बार दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा। माना कि ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है, फिर भी मैं इनसे 2 दंडवत प्रणाम आगे तो रहूंगा ही। भव्य महान मनीषी ये सब सोचता हुआ पालकी से उठा, अपने कपड़े ठीक किए और फिर चारों रोम शरीर पर वापस चिपका दिए। दरवाजे पर खड़ा छोटा पिशाच खाली पालकी को अंदर ले गया और वानर उसके पीछे पीछे धीरे धीरे वृद्धा पिशाचिनी की चाल ढाल की नकल करता चलने लग गया। वह सीधा अंदर चलता चला जा रहा था और सभी छोटे बड़े पिशाच घुटनों पर बैठकर उसका स्वागत करते जा रहे थे। एक ढोल और पीपा वाद्य यंत्र बजाया जाने लगा और बड़े बड़े पोशान धूप दीपों में से अगरू धूम उठने लग गया। मुख्य कक्ष पहुंचने पर वह राजसी मुद्रा में दक्षिण की ओर मुंह कर आसन पर जा बैठा। दोनों दानव राज उसे साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कहने लगे, माँ, आपके बालक आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। वानर ने कहा, मेरे बच्चों, उठो। आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें, रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。ये चैना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को सावधान का नमस्कार। श्रोताओं को राकेशवत्स का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। पिछले पाठ में हमने स्कूल के नए सत्र के संदर्भ में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ वाक्य सीखे थे। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 我要一瓶啤酒。 मैं एक बोतल बियर चाहता हूँ। 您要哪种啤酒？ आप कैसी बियर चाहते हैं? 要加冰吗？ क्या उसमें बर्फ मिलाई जाए? 有没有碳酸饮料？ यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक मिलता है कि नहीं? राकेश जी, पढ़ाई होती रहेगी, थोड़ी देर बार में क्यों न बैठे? आपका क्या विचार है? बहुत अच्छी बात है। मैं बियर पीना पसंद करूंगा, लेकिन चीनी में मैं कैसे कहूँ कि मैं एक बोतल बियर चाहता हूँ? आप कह सकते हैं, 我要一瓶啤酒。 वो या ई पिंग पी जियो। 我要 मैं चाहती हूँ। वो या मैं चाहता हूँ। 一瓶 एक बोतल। 一瓶啤酒 beer। 啤酒。 我要一瓶啤酒。 वो या ई पिंग पी जियो। मैं एक बोतल बियर चाहता हूँ। आइए सुने आज के पाठ की पहली बातचीत। 请问您喝点什么？ 我要一瓶啤酒， 请稍等，马上就来。 谢谢。 इसके बाद वेदर चीनी में आपसे पूछ सकता है कि आपको कौन सी बियर चाहिए। 您要哪种啤酒？ 您要哪种啤酒？ 您 अर्थात आप। 您 要 मांगना या चाहना। 要 ना种 किस किस्म की या कौन सी। 哪种 啤酒 बियर। 啤酒？ 您要哪种啤酒？ 您要哪种啤酒？ आपको कौन सी बियर चाहिए? आइए सुने आज के पाठ की दूसरी बातचीत। 您要哪种啤酒？ 我要瓶装的。 यदि आपने स्कॉच विस्की मांगी हो तो वेदर पूछ सकता है कि उसमें बर्फ डाली जाए या नहीं। 要加冰吗？ 要加冰吗？
याओ का यह अर्थ है चाहिए, यानी कि आपको चाहिए। याओ च्या में मिलाना या में डालना। चा पिंग यानी कि बर्फ। पिंग याओ च्या पिंग मा। याओ चा पिंग मा, क्या बर्फ डाली जाए? यदि मैं सिर्फ विस्की चाहता हूँ और उसमें बर्फ नहीं डालना चाहता तो चीनी में इस बात को कैसे कहें? आप कह सकते हैं पू च्या पिंग। पू चा पिंग। पू नहीं, पू पू च्या नहीं मिलाना। पू चा पिंग बर्फ। पिंग पू च्या पिंग। पू चा पिंग, बर्फ नहीं डालना चाहता। आइए सुने आज के पाठ की तीसरी बातचीत। 请问您喝点什么？我要一杯苏格兰威士忌，要加冰吗？不加冰。 राकेश जी, असल में ऐसा नहीं है कि बाहर जाने वाले सभी लोग बियर पीते हैं। कुछ लोग तो केवल सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, मेरे भी ऐसे दोस्त हैं, तो वे अगर वेटर से ये पूछना चाहें कि आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक है या नहीं तो कैसे पूछें? वे कह सकते हैं 有没有碳酸饮料？ यो में यो थान स्वान इन लियाओ। 有没有 का अर्थ है या नहीं। यो में यो 碳酸 कार्बोनेटेड यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक। थान स्वान 饮料 杯 इन लियाओ। 碳酸饮料 soft drink 杯。 थान स्वान इन लियाओ। 有没有碳酸饮料？ यो में यो थान स्वान इन लियाओ, यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक है या नहीं? आइए सुने आज के पाठ की चौथी बातचीत। 有没有碳酸饮料？有，您要哪种？我要一瓶可乐。好的，请稍等。 अच्छा, अब हम आज के पाठ की सारी बातचीत दोहरा लें। 我要一瓶啤酒， मैं एक बोतल बियर चाहती हूँ। 我要一瓶啤酒， 一瓶啤酒 एक बोतल बियर। 一瓶啤酒， 啤酒 बियर। 啤酒。您要哪种啤酒？ 您要哪种啤酒? आपको कौन सी बियर चाहिए? 哪种啤酒 किस किस्म की बियर? 哪种啤酒? 要加冰吗 इसमें बर्फ डाली जाए? 要加冰吗? 加冰 में बर्फ डालना। 加冰。有没有碳酸饮料 क्या सॉफ्ट ड्रिंक है या नहीं? 有没有碳酸饮料? 有没有 का अर्थ है या नहीं? 有没有碳酸饮料 soft drink। 碳酸饮料? 有没有碳酸饮料 soft drink है या नहीं? 有没有碳酸饮料? आए अब हम आज के पाठ की सारी बातचीत सुने। बातचीत 1। 请问您喝点什么？我要一瓶啤酒，请稍等，马上就来。谢谢。 बातचीत 2। 您要哪种啤酒？我要瓶装的。 बातचीत 3। 请问您喝点什么？我要一杯苏格兰威士忌，要加冰吗？不加冰。 बातचीत 4। 有没有碳酸饮料？有，您要哪种？我要一瓶可乐。好的，请稍等。 अच्छा, ये थी आज के पाठ की सारी बातचीत। आज का पाठ यहीं तक। अच्छा, अब शाओथांग और राकेश वत्स को आज्ञा दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।